नमस्कार दोस्तों, मैं आपके सामने लेकर हाजिर हूँ रसीदी टिकट, बाहर की घटनाएं अंदर के अनुभव का भाग 12। हम सफ़र की डायरी के सफ़र पर ही थे और हम उससे आगे चलेंगे उसी डायरी में। 14 जून 1966। जैसे ही शाम पड़ती है, मॉस्को यूनिवर्सिटी परी महल की तरह झिलमिलाने लगती है। उसके ठीक सामने खड़े होकर और उस ऊंची जगह से नीचे बहते हुए मॉस्को दरिया की ओर देखें तो दरिया की बाहों में लिपटे हुए शहर की जगमगाहट दिखाई देती। एक सुंदर वास्तविकता, युद्ध के खूनी दरियाओं को तैरकर और भूख के मरुस्थलों को चीरकर पाई हुई वास्तविकता। 24 सितंबर जॉर्जिया में वहाँ के एक प्यारे कवि शोता का 800 साल जश्न मनाया जा रहा था। उस समय के अधिकारियों ने जब उस देश निकाला दिया था, वे क्या जानते थे कि समय के सागर में मल मल नहाकर उसकी कहानी एक जल परी की तरह निकल आएगी। तब देश में उसका नाम लेना भी जुर्म बन गया था, इसलिए लोगों ने उसकी रचनाओं को कंठस्थ कर लिया। आज जॉर्जिया के उन दो व्यक्तियों का सम्मान किया गया है जिन्हें शौला का समस्त काव्य ज़बानी याद है। तबलीसी की एक ऊंची पहाड़ी पर एक जॉर्जियन औरत का बुत बना हुआ है, जिसके एक हाथ में तलवार है और एक हाथ में अंगर के रस का प्याला। तलवार दुश्मनों के लिए और अंगूर के रस का प्याला देश मित्रों की भेंट। आज मैं एक ही चर्च देखा जो 6 शताब्दी तो चर्च रहा था, पर 18वीं शताब्दी में आक्रांताओं के हाथों बंदीगृह बना गया। मैक्सिस गॉर्की ने भी यहाँ कैदी काटी है। तबलीसी से 160 किलोमीटर दूर भारजोभी वैली की ओर जाते हुए रास्ते में गोरबी कस्बा भी आया। यहाँ स्टॉलिन का जन्मगृह देखा। विश्व के प्रत्येक देश से लेखक आए हुए हैं। भारजोबी की शाम लेखक मिलन के लिए रखी गई है। प्रत्येक देश के लेखक ने आज से बेहतर ज़िंदगी की आशा में कुछ शब्द कहे, पर जब वियतनाम का कवि चे लिन विन उठा तो सबका मन भर आया। आज उसके शब्द थे, हमारी कविता लहू के दरिया पार कर रही हैं। आज यह केवल हथियारों की बात करती हैं ताकि कभी यह फूलों की बात कर सकें। हमारे सिपाही जब रणक्षेत्र में जाते हैं, लोग कविताएं लिखकर उनकी जेबों में डाल देते हैं। हम उन जेबों की कुशल कामना करते हैं जिनमें कविताएं पड़ी हुई हैं। आज अगर हमने कविता को बचा लिया तो समझिए कि मनुष्य को बचा लिया। और अभी मेरी आंखें भर आई हैं। वियतनाम के इस कवि ने मेरे पास आकर कहा है, आप हिंदुस्तान से आई हैं ना? आपका नाम अमृता है? मैं चकित हो गई। तो उसने बताया, वियतनाम से आते समय हमारे प्रसिद्ध कवि सुअन जियाओ ने मुझसे कहा कि अगर कोई औरत हिंदुस्तान से आई हुई होगी तो उसका नाम अमृता होगा, उसे मेरी याद देना। मन में एक प्रार्थना उठ रही है, काश दुनिया की सारी सुंदर कविताएं मिल जाएं और वियतनाम की रक्षा कर सकें। 27 सितंबर 1966। आज आर्मीनिया की राजधानी येरेवान में उसकी पुरातन हस्तलिखित लिपियों का संग्रहालय देखा। ये लोग सदा विश्व के अनेक भागों में बिखरे रहे। यहाँ तमिल भाषा में लिखे उनके इतिहास के पन्ने भी सुरक्षित रखे हुए हैं, जो कभी इन्होंने दक्षिण भारत में बसने के समय लिखे थे। आज 13वीं शताब्दी का एक गिरजाघर देख रही थी, जो एक पहाड़ को शिखर की ओर से काट तराश कर बनाया गया है। देखा, ऊंचे चबूतरे पर से एक छोटी सी सीढ़ी पत्थर की गुफा में जाती है। गुफा पर कुछ मोह आ गया। झिझकते हुए किसी ने पूछा, मैं इसके अंदर जा सकती हूँ? वह स्थान जैसे मुझे अपनी ओर खींच रहा है, पर स्वयं ही मैंने झिझक कर कहा, शायद नहीं, क्योंकि देखा लोग उस चबूतरे की होंठों से चूम रहे थे। सो शायद उस पर पैर रखकर आगे नहीं जाया जा सकता। पर मुझे उत्तर मिला, उस गुफा में एक आला है। वह दिया जलाकर हमारे लेखक आक्रमणकारियों की चोरी से समय का इतिहास लिखते हैं। आप इस चबूतरे को पार करके जितनी देर चाहे गुफा में बैठ सकती हैं। तबलीसी में बरतानिया के एक लेखक ने मुझसे पूछा था, आपको कभी किसी विशेष देश के लोगों से विशेष साझेदारी लगती है? तो मैंने उत्तर दिया था, इस तरह मुझे किसी देश में कभी नहीं लगा, पर कई किताबों के कई पात्रों से लगने लगता है। आज येरेवान के गिरजाघर में गुफा ने मेरे संग इस प्रकार अचानक मोह डाल दिया है, तो सोच रही हूँ कि केवल किताबों के पात्र ही नहीं, कोई कोने खुदरे भी ऐसे होते हैं जो अजनबी देशों में कुछ अपने अपने लगने लगते हैं। 2 अक्टूबर 1966।
मॉस्को से कोई 200 किलोमीटर का लंबा रास्ता वृक्षों में लिपटा हुआ है। सुना हुआ था कि रूस के जंगलों का पतझड़ दर्शनीय होता है। आज देख रही हूँ, पेड़ों में पत्ते सोने के चौड़े पत्तों के समान झूलते हुए लगते हैं। कई पेड़ों के तने बिल्कुल सफ़ेद हैं, मानो चांदी के पेड़ों पर सोने के पत्ते उगे हुए। यात्रा पॉलियाना में आज टॉल्स्टॉय के घर पर खड़ी है, उस कमरे में जहाँ उसने वार एंड पीस उपन्यास लिखा था। उसके कक्ष के पलंग के पास टॉल्स्टॉय की एक सफ़ेद कमीज टंगी हुई है। पलंग की पट्टी पर मैं एक हाथ रखे खड़ी थी कि दाहिने हाथ की खिड़की में से हल्की सी हवा आई और उस टंगी कमीज की बाँह हिलाकर मेरी बाँह से छू गई। एक पल के लिए जैसे समय की सुइयाँ पीछे लौट गई, 1966 से 1910 पर आ गई और मैंने देखा शरीर पर सफ़ेद कमीज पहनकर वहाँ दीवार के पास टॉल्स्टॉय खड़े हुए हैं। फिर लहू की हरकत ने शांत होकर देखा, कमरे में कोई नहीं था और बाएं हाथ की दीवार पर केवल एक सफ़ेद कमीज टंगी हुई थी। 8 अक्टूबर 1966। पोएट्री इज़ अ कंट्री विदाउट फ्रंटियर्स कहते हुए यूगोस्लाविया वाले प्रतिवर्ष अगस्त के अंत में आखिर झील से दसियों कोसों की दूरी पर शत्रुगा शहर में दरिया दरिम के किनारे पर कविता का मेला लगाते हैं। पहले दिन केवल मैसिडोनियन भाषा की कविताएं पढ़ी जाती हैं और दूसरी रात सारी यूगोस्लाव भाषाओं और मेहमान भाषाओं के कवियों के लिए होती हैं। सब कवि दरिया के पुल पर खड़े होकर कविताएं पढ़ते हैं और सुनने वाले दरिया के दोनों किनारों पर बैठकर सुनते हैं, बहुत से नावों में बैठकर भी। जलती हुई मशालों की और बिजली की रोशनी दरिया में झिलमिलाती है तो यह रात किसी परिकथा के समान हो जाती है। अपनी अपनी भाषाओं में कविताएं पढ़ते हैं और उनके अनुवाद यहाँ के विख्यात अभिनेता पढ़ते हैं। जब किसी देश का कवि कविता पाठ करता है तब उस देश का झंडा लहराया जाता है। आज यहाँ कविता पढ़ना मेरे जीवन का बहुत प्यारा अनुभव है। यह सब तालियाँ हिंदुस्तान के नाम पर हैं, कालिदास के देश के लिए, टैगोर के देश के लिए, नेहरू के देश के लिए। 26 अगस्त 1967। कल आखिर से स्कोपिया पहुंचने के लिए जिस कार का प्रबंध किया गया था उसमें इथियोपिया का एक कवि अम्बरा जम्बेरी भी था और इथियोपिया का प्रिंस महत्तेम सेलासी भी। हम अधिकांश रास्ता शत्रुगांव में हुए कविता के मेले की बातें करते रहे, पर एक जगह रुककर बियर का एक गिलास पीते हुए इथियोपिया के प्रिंस का मन छलक उठा। आप कवि लोग भाग्यशाली हैं, वास्तविक संसार नहीं बसता तो कल्पना का संसार बसा लेते हैं। मैं 20 बरस वायलिन बजाता रहा, साज के तारों से मुझे इश्क है, पर युद्ध के दिनों से मेरी दाहिने हाथ में गोली लग गई थी। अब मैं वायलिन नहीं बजा सकता। संगीत मेरी छाती में जैसे जम गया है। इतिहास चुप है, मैं भी कल से चुप हूँ। संगीत के आशिक हाथों की गोलियाँ क्यों लगती? इसका उत्तर किसी के पास नहीं है। इस प्रश्न के सामने केवल खामोशी की बंद गली है। 30 अगस्त 1967। बेलग्रेड से कोई 100 मील दूर ग्रागुएवाच शहर के पहलू में खड़े हुए दूर तक एक हरा निर्जन दिखाई देता है। इस निर्जन में 2 सफ़ेद पंख दिखाई देते हैं, कोई 18 गज लंबे और ज़मीन से लगभग 10 गज ऊंचे। तब 1941 था, अक्टूबर महीने की 21 तारीख। एक स्कूल में कोई 300 बच्चे अपना पाठ कर रहे थे कि जर्मन फ़ौजों ने स्कूल को घेर लिया और एक एक बच्चे को मास्टरों के साथ गोलियों से बांध लिया। ये पत्थर के पंख उस उड़ान के स्मारक हैं जो उन 300 बच्चों की छाती में भरी हुई थी। उस दिन पूरे शहर की आबादी कल हुई थी। 7000 व्यक्ति को कत्ल किया गया था। आज पत्थर के 2 बुत, एक पुरुष का और एक स्त्री का, उन 7000 कब्रों के स्मारक। यहाँ खड़े हुए आज जो कुछ जीवित मनुष्य की छाती में गुजरता है वह या तो यह है कि उसकी जीवित छाती में से मांस का एक टुकड़ा निकलकर इन बुतों में समा गया है, और या इन बुतों में से निकलकर पत्थर का एक टुकड़ा सदा के लिए उसकी छाती में उतर गया है। 31 अगस्त 1967। हंगेरियन कवि बिहार वेला ने मिलते ही कहा, कोई भी आक्रमणकारी जब धरती के किसी भाग पर पांव रखता है तो सबसे पहले वहाँ की पुस्तकों की अलमारियाँ कांपती हैं, पर जब कोई कवि किसी दूर धरती के भाग पर पांव रखता है तो सबसे पहले पुस्तकों की अलमारियाँ और बड़ी हो जाती हैं। खुशामदीद के इन प्यारे शब्दों के बाद आज वह मशीन देखी जिस पर मार्च 15/19/1848 को सांडोर पेतीफी की लिखी हुई वह विद्रोहपूर्ण कविता छपी थी जो अब यहाँ का राष्ट्रीय गीत है।
आज योबास कारोए से हुई भेंट भी बहुत स्मरणीय है। स्टालिन की मृत्यु तक इस कवि की कोई पुस्तक नहीं छप सकी थी। यह 4 वर्ष साइबेरिया में युद्ध बंदी रहा। 1948 में रिहाई के समय इसकी जेबें टटोली गईं तो उनमें से कविताएं निकलीं, जिसके कारण उसे 1 वर्ष के लिए फिर जेल में डाल दिया गया। आज बुडापेस्ट रेडियो से बोलने के लिए और हंगेरियन लेखकों की सभा में पढ़ने के लिए मैंने अपनी कविताएं चुनी। खुश हूँ कि मुझ में केवल समाजवादी कविता पढ़ने का आग्रह नहीं किया गया, वही कविताएं चुनी गईं जो मैं चाहती थी। आज सांडोर राकेश ने मेरी कविताएं अनुवाद की हैं। लेखक यूनियन के कार्यालय में वहाँ के यशस्वी कवि गोबार गाराई से मिलते समय फ्रांस के उस कवि से अचानक भेंट हो गई जो पिछले वर्ष जॉर्जिया में मिला था। और उसने मेरी डायरी में लिखा था, अगर कभी मैं अगले वर्ष तुमसे पेरिस में मिल सकूं। पर आज उसने पहली बार मेरी कविताएं पढ़ी तो खुशी से बोल उठा, खुदा का शुक्र है कि ये कविताएं हैं। मुझे डर था कि आप केवल समाजवादी कविताएं लिखती होंगी। और इस बात पर केवल मैं ही नहीं बल्कि मेरे पास बैठे हुए हंगेरियन कवि भी खिलखिलाकर हंसते रहे। एक कवित्री कह रही है, पूरे 10 वर्ष हमें खामोशी की एक लंबी गुफा में से गुजरना पड़ा। अब स्वीकृत मानों से हटकर लिखी हुई कविताओं का छपना संभव हो गया है। आज बुडापेस्ट से 120 किलोमीटर दक्षिण की ओर बालातोन झील का वह किनारा देखा जहाँ 6 नवंबर 1926 को रविंद्रनाथ ठाकुर ने आकर एक पेड़ लगाया था और एक कविता लिखी थी, मैं जब इस धरती पर नहीं रहूँगा तब भी मेरा यह वृक्ष आपके वसंत को नव पल्लव देगा और अपने रास्ते रास्ते सैलानियों से कहेगा कि कवि ने इस धरती से प्यार किया था। वृक्ष के निकट ही रविन्द्रनाथ का बुत है और बुत के निकट एक सफ़ेद पत्थर पर वे पंक्तियाँ खुदी हुई हैं और तारीख पड़ी हुई है 8 नवंबर 1926। वृक्ष की एक टहनी से एक पत्ता तोड़कर देखती हूँ, ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी डंडी पर आज की तारीख पड़ी हुई है 8 दिसंबर 1967। जिस कवि के नाम पर अब हंगरी का सबसे बड़ा पुरस्कार है, आतिला योसेफ प्राइज़, उसकी कविताएं अनुदित करते हुए मैं उस रेलवे लाइन पर गई जहां उसने आज से 30 वर्ष पहले आत्मघात किया था। वह उस दौर में पैदा हुआ जब व्यक्तिगत स्वतंत्रता के गुनाह के लिए कोई क्षमा नहीं थी। आतिला की कविताएं बहुत प्यारी हैं, एक ही समय में उनमें ओज भी है, कोमलता भी। उसके अंतिम दिनों की कविता की 2 पंक्तियां हैं, दूध के दांतों से तूने चट्टानों को तोड़ना चाहा, मूर्ख, क्या सपने देखने के लिए कोई रात काफ़ी नहीं थी। नमस्कार, बहुत शुक्रिया। हमसफ़र की डायरी का अगला पार्ट आपके सामने जल्दी लेकर आएंगे। धन्यवाद।